आइए आज हम क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट का दूसरा भाग देखते हैं। हमारा पर्यावरण। इसमें पहले भाग में हम लोगों ने देखा पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में और पारितंत्र के बारे में। अब आगे हम लोग देखेंगे मानवीय पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण रोकने के उपाय और जलवायु परिवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग आइए देखते हैं मानवीय पर्यावरण क्या है। प्राकृतिक पर्यावरण की चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं, इसमें करते हैं मानवीय पर्यावरण क्या है। मानवीय पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया का परिणाम है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें जैव और अजैव तत्व शामिल है, उसमें मानव द्वारा जो हस्तक्षेप किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप जो सामने उभर कर आता है वह मानवीय पर्यावरण कहलाता है। इसमें जैसे मानव ने अपने ज्ञान और तकनीक के द्वारा पर्यावरण में संशोधन किया है, लगातार संशोधन कर रहा है, नई नई चीज़ों को बना रहा है, पर्यावरण से ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। जैसे जंगल को काटकर कृषि भूमि प्राप्त किया, जंगलों को काटने से जो भूमि मिली उस पर उद्योग की स्थापना किया, सड़क का निर्माण किया, परिवहन संचार साधन आदि बनाया मानव ने। इस तरह से कृषि, उद्योग, सड़क, परिवहन के अन्य साधन का विकास मानव द्वारा किया गया। तो यह प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप कर अपने ज्ञान और तकनीक के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा जो परिवर्तन लाया जाता है वही मानवीय पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण मानव द्वारा जो पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप किया जाता है उसके कई दुष्परिणाम भी उभर कर सामने आते हैं और इन दुष्परिणामों को ही एक तरह से हम प्रदूषण कह सकते हैं। तो आइए मानवीय प्राकृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण और मानव के हस्तक्षेप के कारण जो दुष्परिणाम उभर कर आ रहे हैं, यानी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस प्रदूषण को थोड़ा समझते हैं। प्रदूषण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा, यानी मानव के पर्यावरण में, भौतिक पर्यावरण में हस्तक्षेप के द्वारा जो उसमें अवांछनीय तत्व यानी कि हानिकारक तत्व पर्यावरण में प्रवेश कर जाता है वही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। अब अवांछनीय तत्व क्या हो सकते हैं? अवांछनीय तत्व वायु में मिलता है जिसके कारण वायु दूषित हो जाती है, जल में मिलने से जल दूषित हो जाता है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं और जिसके कारण बीमारियां होती है। तो अवांछनीय तत्व यानी हानिकारक तत्व जो पहले से नहीं रहा है पर्यावरण में और मानवीय क्रियाकलापों के कारण उसमें प्रवेश कर जाता है और वह दुष्परिणाम उत्पन्न करता है, तो वह प्रदूषण कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। अब पॉल्यूशन क्या है? तो अभी देखिए, अवांछनीय तत्व का मिश्रण है पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण इसके कारण दूषित हो जाता है, जीव जंतु पादप पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, प्राकृतिक पारितंत्र भी प्रभावित होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जिसके कारण नष्ट हो जाते हैं, बड़े जीव भी विलुप्तप्राय हो गए हैं जिसका मुख्य कारण पर्यावरण का प्रदूषण होना है। उसी तरह से पर्यावरण के सभी घटक, जिन घटकों के मिलने से पर्यावरण बनता है, चाहे वो जैव घटक हो, अजैव घटक हो, मानवीय क्रियाकलापों के कारण वह प्रभावित होता है, प्रदूषित होता है। तो इस तरह से प्रदूषण मानव द्वारा एक तरह से उत्पन्न किया गया एक कार्य है। जैसे मान लिया जाए कि एक उदाहरण देखते हैं, बीमारी का उत्पन्न होना। बहुत सारी बीमारियां प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही है जिसका उपचार हमारे पास आज भी नहीं है और इसके कारण मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अब प्रदूषण के क्या है जानने के बाद देखेंगे प्रदूषण के प्रकार को। प्रदूषण के प्रकार में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, ये सब प्रमुख प्रकार है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए
और ये भी जानना चाहिए कि इस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होने से हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अतः इसे रोकने के उपाय के बारे में भी सोचना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण को देखने से यह स्पष्ट हो रहा था कि हमारा जल, वायु, मिट्टी आदि प्रदूषित हो रहा है। तो अब हम लोग जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण को देखेंगे। वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है कल कारखाना, उद्योग आदि से निकलने वाले विषैले हानिकारक रसायन एवं गैस जो वायुमंडल में मिल जाते हैं, वायु में मिश्रित हो जाते हैं। मोटर वाहन, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाले जलावन आदि के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि की उत्पत्ति होती है और ये गैस हमारे वायुमंडल में मिश्रित होकर हमारे वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। उसी तरह से जल प्रदूषण, जल प्रदूषण का कारण है उद्योग एवं कारखाना से निकलने वाले विषैले रसायन का स्राव होना और जो अंततः कहीं न कहीं नदी, झील, तालाब आदि में वह मिश्रित होता है और जल को प्रदूषित कर देता है। घरेलू उपयोग में हम डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। ये डिटर्जेंट, साबुन, सर्फ में बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं जो प्रवाहित होकर नालियों के माध्यम से अंततः किसी न किसी जल स्रोत में पहुंचता है और उससे फिर हमारा ये जल प्रदूषित हो जाता है। उसी तरह से कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन एक प्रमुख समस्या है। चूँकि जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है, जनसंख्या के द्वारा बड़े स्तर पर पदार्थों का, भोज्य पदार्थ या अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है और इन पदार्थों के उपयोग करने के बाद इसे प्रबंधित तौर पर कहीं व्यवस्थित नहीं किया जाता है और कचरा कुप्रबंधन की समस्या उत्पन्न होती है और इन कारण से भी हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। मिट्टी प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण का भी कारण कृषि करते हैं, भूमि में फल, सब्जी, साग, फसल आदि का उत्पादन करते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं और कीटनाशक के प्रयोग होने से वह मिट्टी के साथ घुल मिल जाता है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है। सूक्ष्म जीवाणु, कीटाणु, विषाणु जो उसमें होते हैं, उसमें हानिकारक कीटाणु, विषाणु तो मर जाते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीवाणु जो मिट्टी को उर्वर बनाते हैं, वनस्पति आदि को सड़ा गला करके उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से रासायनिक उर्वरक के प्रयोग होने से मिट्टी की उर्वरता समाप्त होती है। अब सिंचाई भी एक कारण है। सिंचाई के कारण जब खेतों में जल डालते हैं तो उसके कारण मिट्टी की ऊपरी परत पर नीचे का भी लवण का अंश ऊपर आ जाता है और जिससे मिट्टी के ऊपर वाले भाग में लवण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वायु प्रदूषित हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है और ये प्रदूषित होकर अंततः जीव जंतु, वनस्पति, मानव आदि को प्रभावित कर रहा है। और जब ये प्रभावित कर रहा है तो जैसे वायु में जब विषैले रसायन, विषैले गैस घुल मिल रहे हैं तो श्वसन के द्वारा शरीर के अंदर जा रहा है और हमारा फेफड़ा प्रभावित हो रहा है, फेफड़ा से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। उसी तरह से प्रदूषित जल के पीने से पेट संबंधी कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। तो ये प्रदूषण आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अतः इसे रोकने का उपाय हमें ही सोचना होगा। हम क्या कर सकते हैं रोकने के लिए? हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से इन प्रदूषण की समस्याओं को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वृक्षारोपण, यानी कि वृक्ष जितना अधिक मात्रा में लगाएंगे पर्यावरण को लाभ होगा, न केवल प्रदूषण कमेगा बल्कि कई तरह की समस्याओं का समाधान वृक्षारोपण करता है। इसलिए हमें जब भी मौका मिले वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण के बाद
जल जमाव, बहुत सारे जगहों पर जल जम जाता है और उसके कारण उसमें कई प्रकार के बीमारी उत्पन्न करने वाले छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं, और ये बीमारियां कभी कभी महामारी का भी रूप ग्रहण कर लेती है। इसलिए जल जमाव को रोकने का उपाय सोचना होगा, जल को जमने नहीं देना होगा बहुत अधिक समय तक एक स्थान पर। उसी तरह से अपने घरों की नालियों की सफाई करते रहनी चाहिए, बाहर की नालियों की सफाई होते रहने चाहिए, ताकि गंदगी हमेशा प्रवाहित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, कहीं रुककर वो हानि उत्पन्न न करे। उसी तरह से प्लास्टिक आज के समय में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गया है। प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हमारी सरकार ने भी उस पर प्रतिबंध लगाया है और बंद करने का प्रयास किया है, जिसका एक सार्थक परिणाम निकल रहा है। लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए, क्योंकि यह ऐसा पदार्थ है जो जैव निम्नीकरण नहीं हो पाता है, इसका ये जल सड़ गल नहीं पाता है और पर्यावरण को काफ़ी हानि पहुंचाता है। उसी तरह से सार्वजनिक यातायात के साधनों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात सार्वजनिक यातायात का साधन जितना अधिक विकसित होगा, निजी वाहन का प्रयोग, हम अपने कार मोटरसाइकिल का प्रयोग जितना कम करेंगे, उतना ही ज़्यादा ईंधन की खपत कम होगी और ईंधन के कम जलने से हमारा वातावरण, पर्यावरण प्रदूषित होने से बचेगा। उस तरह से जैव उर्वरक का प्रयोग कम करना चाहिए। जैव उर्वरक की जगह पर कृषि कार्य के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम करना चाहिए। जैव उर्वरक के प्रयोग होने से वह न तो कृषि पर, अनाज पर, फसल पर, मिट्टी पर प्रभाव डालेगा, बल्कि जो हानिकारक रासायनिक उर्वरक के तत्व होते हैं वो अनाज और फसल के साथ शरीर के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं भोजन के साथ, तो वे उससे मनुष्य का बचाव होगा और शरीर भी सुरक्षित रहेगा। उसी तरह से कचरा प्रबंधन का उपाय सोचना चाहिए। तो इस तरह से इन उपायों के द्वारा हम पर्यावरण प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन की एक गंभीर समस्या हम लोगों के सामने उभर कर आई है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन क्या है? तो हमारा जो वायुमंडल का तापमान है उसमें धीरे धीरे कई कारणों से वृद्धि हो रही है। इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी स्वयं मानव है। तापमान में वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि होने के कारण प्राकृतिक आपदा में भी वृद्धि हुई है। इस समय वर्षा शुरू हो जाती है, मौसम चक्रवाधित होने लगा है, आंधी, तूफान, चक्रवात जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी है। उसके साथ साथ भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरे विश्व के तापमान में वृद्धि होना। ग्लोबल यानी विश्व, संपूर्ण विश्व, और संपूर्ण विश्व के तापमान में अर्थात हमारे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारण हैं कि वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसों की मात्रा बढ़ रही है जो ऊर्जा को, ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और तापमान में वृद्धि करती है, जिसके कारण पूरे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। इन गैसों में ग्रीन हाउस गैस GHG, ग्रीन हाउस गैस प्रमुख है। ग्रीन हाउस गैस उन गैसों को कहते हैं जो तापमान को अवशोषित करती है और तापमान को अवशोषित कर ताप को बढ़ा देती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन आदि प्रमुख है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन प्रमुख है। ये गैसें तापमान को अवशोषित कर लेती है, ताप को बढ़ा देती है, और इन गैसों के वृद्धि का मुख्य कारण जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो आज मानव
बड़े पैमाने पर एसी यानी एयर कंडीशनर, फ्रिज और अन्य साधनों का प्रयोग कर रहा है अपनी सुविधा के लिए, लेकिन उससे निकलने वाला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस वायुमंडल में चला जाता है और वायुमंडल में एक परत पाई जाती है ओजोन गैस की, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, उस ओजोन को क्षति पहुंचा रही है। ओजोन में छिद्र हो गया है, जिसके कारण पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचकर धरातल को गर्म कर रही है और कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर रही है। उसका प्रभाव जीव जंतु वनस्पति आदि पर पड़ रहा है। उसी तरह से ईंधन के रूप में जलने वाले पदार्थ, उद्योग, फैक्ट्री, कल कारखाने आदि से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है, जो तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से हमारे वायुमंडल में तापमान में वृद्धि हो रही है, सतह के पास के तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो रही है। उसका कारण है कि जो गैसें तापमान को बढ़ा रही है वो भारी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये धरातल के पास रहती है, इसलिए धरातल के पास के तापमान और ज़्यादा बढ़ रहा है और धरातल के पर ही हम लोग जीव जंतु वनस्पति हैं, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव जीव जंतु वनस्पतियों पर पड़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मुख्य प्रभाव क्या है। तो इसका मुख्य प्रभाव है कि पारितंत्र के जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सारे वनस्पति जीव जंतु की प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर आ गई है। जो पहले पाया जाता था आज वो नहीं पाया जा रहा है। उसी तरह से आपदा में वृद्धि हो रही है, यानी अभी जो चर्चा किए कि आंधी, तूफान, चक्रवात आदि के बारंबारता में वृद्धि हो रही है, ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा वो प्रभावित कर रहा है। उसका हानिकारक प्रभाव मानव, जीव जंतु, वनस्पति पर पड़ रहा है। उसी तरह से समुद्र के तल में भी वृद्धि हो रही है। जब तापमान बढ़ेगा तो हमारी पृथ्वी पर बर्फ बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ है। वो बर्फ गर्मी बढ़ने से पिघल रहा है और पिघलकर समुद्र में आ रहा है, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है और उसका प्रभाव समुद्र के जीव जंतुओं पर पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हमें, चूंकि इस समस्या के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन है? मानव है। अतः इसके लिए मानव को सोचना होगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास भी किए गए हैं। जैसे 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी, स्वीडन यूरोप में एक देश है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मेलन आयोजित किया गया था पर्यावरण से संबंधित। यह सम्मेलन 5 जून 1972 को शुरू हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उसी तरह से 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था और जिसमें कार्बन की मात्रा जो बढ़ रही है या अन्य पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसको नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई थी। उसी तरह से 2007 में जापान के टोक्यो शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है और विश्व के सारे देश मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए एक वार्ता कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान निकाला जाए। भारत में भी 2005 ईस्वी में चूंकि आपदाएं ज़्यादा आने लगी है तो आपदाओं को रोका, प्राकृतिक आपदाओं को तो रोक सीधे नहीं सकते हैं, लेकिन उससे बचाव के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम कानून लागू किया गया है। तो अब चूंकि मानव उत्तरदायी है तो हम लोगों को सोचना होगा कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करें जिससे वह स्वच्छ रहे। पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे।